बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राशिद महमूद ख़ान है और मैं यहाँ पे फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट पी ड्रग। पी ड्रग क्या है? द ड्रग्स यू आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब regularly and with which you will become familiar are called ई-ड्रग्स और पर्सनल ड्रग्स। वो वाली दवाइयाँ जो हमने पेशेंट को रेगुलर देनी होती हैं उनको हम ई ड्रग्स कहते हैं। ई ड्रग में हमें पता होना चाहिए कि उस ड्रग का जेनरिक और ट्रेड नेम क्या है, उसकी हमने कितनी डोजेज जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी है, ओडी, बीडी, टीडीएस, केओआईडी या एसओएस देनी है। फिर डोजेज शेड्यूल क्या है और हमने कितने टाइम के लिए उस ड्रग को उस पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब करना है फॉर ए स्पेसिफाइड कंडीशन के लिए। गाइडलाइंस फॉर सिलेक्टिंग पी ड्रग। जब भी हमने पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है तो उसमें हमने जो 5 और 6 क्राइटेरियाज हैं उनको पहले देखना है और फिर अकॉर्डिंगली जो है वो ड्रग हम प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया आ जाता है कि डायग्नोसिस हमने पेशेंट की बनानी है। डायग्नोसिस आपको पता है कि सबसे पहले आप हिस्ट्री देखते हो, एग्जामिनेशन करते हो पेशेंट का और फिर लैब रिपोर्ट्स आपके पास आती हैं। इन तीनों को मिला के इफ़ लैब रिपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड और टेस्ट डिफरेंट टेस्ट रिक्वायर्ड्स होते हैं, उनको सबको मिला के आपने एक डायग्नोज जो है अबाउट दैट पेशेंट करते हैं। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि यू हैव टू मेक प्रिसाइज डायग्नोसिस ऑफ दैट पेशेंट। उसमें आपको पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दैट डिजीज़ पता होना चाहिए फॉर गुड प्रिस्क्रिप्शन। समटाइम्स आपको फिजियोलॉजी पता नहीं चलती या अननोन होती है, उन कुछ डिजीज़ की फिजियोलॉजी जो है वो अननोन होती है। सो उस दौरान हमने उसकी ट्रीटमेंट करनी है और ज़रूरी होती है तो हमने उसको अकॉर्डिंगली अपनी प्रोविजनल डायग्नोसिस के लिहाज से उसको ट्रीट करना है। जो इस तरह की डिजीज़ को हम ट्रीट करते हैं विदाउट नोइंग दी पैथोफिजियोलॉजी और बैकग्राउंड ऑफ दैट ड्रग, इसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप फीवर के साथ है पेशेंट्स फॉर मोर देन 15 डेज़ के लिए, आपने उसको लैब्स की रिपोर्ट अवेटिंग हैं और उसको इनिशियली ट्रीट करना है तो उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो आपने स्टार्ट कर देनी होती है। लेकिन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है वो आपने एक पेट डायग्नोसिस के बाद और पैथोफिजियोलॉजी को जानने के बाद आपने उसको करनी होती है। आपने जब पेशेंट को ट्रीट करना है तो उसकी प्रॉब्लम को देखना है आपने कि वो किस प्रॉब्लम के साथ आपके पास आया है, प्रेजेंट किया है और वो किस चीज़ के लिए आपसे ट्रीटमेंट लेना चाह रहा है। When selecting a P drug, you only have to choose a common problem to start the process. For example, आपके पास पेशेंट डायरिया के साथ आया है तो आपने उसको कार्डियोलॉजी की मेडिसिन शुरू नहीं कर देनी या सीए की इंटेस्टाइन या अदर प्रॉब्लम जो उसके अंडरलाइंग है साथ में चल रहा है उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर देनी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रीट दी फर्स्ट डिजीज़ जो उस वक्त उसको करंटली प्रेजेंट है उसको ट्रीट करना है।
फिर आपने अंडरलाइन काज को जो है उसको देखना है और उसको आपने ट्रीट करना होता है। सेकंड नंबर पे जो पी ड्रग की प्रिस्क्रिप्शन के लिए आप स्पेसिफाई दी थेरापेटिक ऑब्जेक्ट्स। थेरापेटिक ऑब्जेक्ट्स आपके क्या होने चाहिए, इसको सबसे पहले आपने देखना होता है कि एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू अचीव विद ए ड्रग। अब उस ड्रग को जो प्रिस्क्राइब कर रहे हो, जो लिख रहे हो, जो पेशेंट को दे रहे हो, उससे क्या रिजल्ट लेना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने ब्लड प्रेशर जो है वो 10 mm नीचे लेके आना है या 30 mm नीचे लेके आना है या इससे ज़्यादा लेके आना है। अकॉर्डिंगली आप उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का ग्रुप जो है वो यूज़ करवाएंगे। फिर आपने देखना है कि आप इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं या उसको क्योर करना है। उसके मुताबिक आपने उसको ड्रग जो है वो प्रिस्क्राइब करनी होती है। फिर अगर आपके पास पेन के साथ पेशेंट आ गया है, फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस के साथ है, तो आपने उसको मास्क नहीं करना होता, सो दैट कि जब तक कि उसकी क्लियर कट डायग्नोसिस नहीं हो जाती आपने उसको पेन किलर्स नहीं देने होते या उसको बेरेबल कंडीशन में लेके आना होता है। और इन अदर कंडीशंस फॉर एग्जांपल रीनल कॉलिक है या बैकेक है, उसमें डेफिनेटली आपने उसको सिम्टम फ्री करना होता है। और लास्टली आपने देखना है कि ये सम एग्जांपल्स हैं, ये डेफिनेटिव नहीं है। अब इसमें सप्रेस द फीलिंग ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी की जो फीलिंग है मोर और लेस ईच एंड एवरी जो आपके पास पेशेंट आ रहे होते हैं विद क्रॉनिक डिजीज स्पेशली, उनमें एंजाइटी की फीलिंग्स आ रही होती हैं या फर्स्ट एपिसोडिक फीलिंग्स भी होती हैं कि पता नहीं ये सीरियस डिजीज़ है या टेम्परेरी है, तो उसको भी आपने रिलीव करना होता है। इसमें आपने देखना है बेटर टू डिफाइन योर थेरापेटिक ऑब्जेक्ट्स द ईजियर इज टू सेलेक्ट द पी ड्रग। अब आपने जब एक डिजीज़ की पेशेंट की डिजीज़ की डायग्नोस बना ली है, तो उसमें आपने एक ड्रग का जो है इन्वेंट्री बना लेनी है कि इस डिज़ीज़ के लिए कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं अवेलेबल हैं मार्केट में या आपकी प्रिस्क्रिप्शन में आ सकती है। तो उनकी आपने इन्वेंट्री बना लेनी है, एक लिस्ट बना लेनी है। आपने इंस्टेड ऑफ लुकिंग इंडिविजुअल ड्रग्स, आपने ग्रुप ऑफ ड्रग्स को देखना है कि इस डिजीज़ के लिए कौन से ग्रुप ऑफ ड्रग को हमने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास सोर थ्रोट के साथ पेशेंट आ गया है, तो उसमें मल्टीपल एंटीबायोटिक्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, लेकिन आपने उसमें देखना है कि साइनसाइटिस है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, और फिर कौन सी एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रा जो है रिगार्डिंग टू दैट जो है वो बेहतर है, वो ग्रुप आपने उनमें देखना है। ऑल दी ड्रग्स जो आप उस ग्रुप से ले रहे हैं उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिमिलर हो सकता है और उनके वर्किंग मैकेनिज्म जो है वो सेम हो सकते हैं। उनको आपने एक लिस्ट में जो है वो रख लेना है। एक्टिव सब्सटेंस जो है मुख्तलिफ ड्रग्स में होते हैं जिसको हम एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट वो पार्ट ऑफ द ड्रग होता है जो कि अपना एक्टिव प्रिंसिपल शो करता है, जो कि अपना मैकेनिज्म शो करता है, जिसके साथ ड्रग्स के जो है वो इफेक्ट आ रहे होते हैं। तो उसमें उसके सिमिलर मैकेनिज्म हो सकते हैं, सिमिलर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसकी सिमिलर कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकती हैं और ड्रग इंट्रैक्शंस भी जो हैं वो उनके सेम हो सकते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ ड्रग ग्रुप्स में फॉल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजोडाइज़ेपिन्स में भी सेम होते हैं, वो पेनिसिलिन में भी सेम होते हैं और बीटा ब्लॉकर्स में सेम एक्टिव सब्सटेंस हो सकते हैं,
लेकिन इनके ग्रुप्स जो हैं वो सारे डिफरेंट हैं। मोस्ट एक्टिव सब्सटेंस इन ए ग्रुप शेयर कॉमन स्टेम इन देयर जेनरिक नेम। जो ग्रुप्स हैं उनके नेम हैं, एंड वाले नेम स्पेशली मोस्ट ऑफ द ड्रग्स के, उनसे आप ड्रग ग्रुप जो है उसको पहचान सकते हैं या उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या उनका पता चल जाता है कि ये कौन से ग्रुप से ड्रग जो है वो बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल बेंजोडाइजेपिन्स जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो इसके एंड पे जो है ज़ीपाम का लफ्ज़ जो है वो यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल डाइज़ीपाम, लोरेज़ीपाम एंड टिमेज़ीपाम। सिमिलरली बीटा ब्लॉकर्स जब हम उसमें प्रिस्क्राइब करेंगे तो उसमें OL जो है एंड पे वो आते हैं, प्रोपेनोलोल, अटीनोलोल, मेटोप्रोलोल। इससे आपको ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। चौथा प्रिंसिपल जो है आपने पी ड्रग के लिए यूज़ करते हैं, उसमें आपने क्या करना होता है कि कंपेयर करनी होती है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग। फॉर एग्जांपल उसमें आपने एफिकेसी देखनी होती है। एफिकेसी क्या होती है? डेटा अबाउट इफेक्टिवनेस बेस्ड ऑन क्लिनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल स्टडीज़, जो हम देखते हैं कि ये कितनी महफूज ड्रग है और ये कितनी इफेक्टिव ड्रग है। सेफ्टी से हम क्या देखते हैं कि इसमें कितनी सेफ ड्रग है, इसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स कितने हैं, इसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स कितने हैं, और वेदर इट कैन बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी और कोमॉर्बिड डिजीज़ और नॉट। अब सूटेबिलिटी में इसमें आपने इसके अलावा ये भी देखना होता है कि सूटेबल एक पेशेंट के लिए सूटेबल है या नहीं है, या इसको हमने इसमें यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और कॉस्ट जो है इट डज मैटर। बहुत से आपने जब पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो आपने पेशेंट की क्लास भी देखनी होती है। अगर आप महंगी ड्रग लिखोगे उन पेशेंट्स को जो कि अफोर्डिंग नहीं होंगे, तो वो पेशेंट जो मेडिसिन नहीं लेंगे और वो डिजीज़ क्योर नहीं होगी। तो ऑलवेज कीप इन माइंड द वेल्थ पोजीशन ऑफ द पेशेंट वाइल प्रिस्क्राइबिंग, या उनसे पूछने कि मैंने आपको ये वाली दवाई तजवीज़ करने लगा हूँ, ये महंगी है, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो मैं इसको कर दूँ, नहीं तो इसमें आप उनसे ऑप्शन ले सकते हैं। और सिमिलर एफिकेसी, सेफ्टी और सूटेबिलिटी के साथ जो ड्रग्स अवेलेबल हैं वो आप उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसमें आप डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो एक एट ए टाइम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और फिर इसमें इम्पॉर्टेंट वन ये चीज़ है कि ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो सिमिलर होगा। ये मोर और लेस चेंज हो सकता है, चेंजेबल है अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट कंट्रीज़। तो इसमें आप चेंज ला सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो गोल है आपका वो टू गेट बेनिफिट ऑफ दैट पेशेंट। फिर आपने फिफ्थ प्रिंसिपल जो है ग्रुप को चूज करना है। आपने जो ग्रुप लिया है, ऑल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड टू चूज बिटवीन 3 और 4 ग्रुप्स। 3 और 4 ग्रुप, फॉर एग्जांपल एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, इसमें 3, 4 और मोर ग्रुप्स भी जो हैं वो वर्क करते हैं। सिमिलरली एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं या एंटीबायोटिक्स हैं, इनके डिफरेंट ग्रुप्स हैं। आपके पास एक कंडीशन आ गई है, आपने उनमें से आप बेस्ट को चूज़ करना है कि इस डिजीज़ के लिए बेस्ट ऑप्शन जो है इस पेशेंट के लिए क्या हो सकती है। ग्रुप विद बेस्ट थेरापेटिक प्रोफाइल, जिसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, जिसकी एडवांटेजेस ज़्यादा हैं और जिसका आउटकम रिगार्डिंग दैट पेशेंट बेहतर है, उसको हमने प्रिस्क्राइब करना
जो आपने ड्रग एक ग्रुप से लेनी है वो ऑलरेडी जैसे हमने देखा कि एफिकेसी को भी देखना है, सेफ्टी को भी देखना है, उसमें सूटेबिलिटी को भी देखना है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी हमने मद्देनजर रखना है और इसको प्रिस्क्राइब करना है। Although active substance of one group share same dynamics, डायनेमिक्स सिमिलर हो सकती हैं लेकिन डिफरेंस आ सकते हैं काइनेटिक्स भी, बिकॉज सेफ्टी के लिहाज से और सूटेबिलिटी के लिहाज से जो है वो काइनेटिक्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं और एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं पेशेंट टू पेशेंट जो है वो वेरी कर सकते हैं। Frequently different dosage form and kinetics lead to different dosage schedule and duration. अब हमने ये सारे क्राइटेरिया देखे हैं, तो उसमें अब ये ड्रग को कैसे चूज करेंगे, क्या करना है उसमें, एक्टिव सब्सटेंस may differ a lot in cost if two drugs from the same group appear equal. Reconsider cost and select the cheapest drug. उसमें आपने पहले भी मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि आपने उनसे चीपेस्ट ड्रग को प्रेफर करना है। If two drugs from two different groups appear equal, choose both. फॉर एग्जाम्पल हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो हैं वो मोर देन वन ग्रुप से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। हम एस इनिटर्स भी यूज़ करते हैं, हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी यूज़ कर सकते हैं, हम बीटा ब्लॉकर्स भी यूज़ कर सकते हैं और डाययूरेटिक्स, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट और आपको रिक्वायर्ड क्या है या पेशेंट का कंट्रोल कैसा आ रहा है उस पर। यू विल हैव अल्टरनेटिव ब्रांड एट हैंड। अगर आपकी एक ड्रग से एक पेशेंट को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो आपके पास अल्टरनेटिव चॉइसेस जो हैं वो आपको पता भी होनी चाहिए और आपके पास होनी चाहिए। फाइनली हम इसमें क्या करते हैं कि पी ड्रग से हम क्या अखज़ करते हैं। ए पी ड्रग इज़ मोर देन जस्ट वन एक्टिव सब्सटेंस, एक से ज़्यादा हो सकती है। इट इज़ ए ड्रग दैट इज़ रेडी फॉर एक्शन। ये वेरी मच इम्पॉर्टेंट इसमें सेंटेंस है कि पी ड्रग से मतलब ये है कि वो वाली ड्रग जिसको हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे पेशेंट को देंगे उसके हमें फौरी तौर पे रिजल्ट्स मिलेंगे और पेशेंट आइदर सिम्टोमेटिकली और डिजीज़ के लिहाज से वो इम्प्रूव होगा। एक दो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे कोट किए हैं। आपके पास एक सिनेरियो है कि 60 year old chronic hypertensive patient who also suffer from atrial flutter is now suffering from congestive heart failure. इसमें ये आपके पास एक कंडीशन आ गई है। इसमें अब टास्क क्या है, आपने केयरफुली रीड द सिनेरियो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम P drug which can control both the CCF and ventricular rate. P drug इसमें पूछी है तो दो चीज़ें उसमें होनी चाहिए, CCF को भी कंट्रोल करें और वेंट्रिकुलर रेट को भी कंट्रोल करना है। अब की क्या इसमें है कि CCF और आर्ट्रियल फ्लटर, इसमें वो वाली ड्रग हमने देनी है जो बेस्ट है फॉर बोथ ऑफ दीज कंडीशन। तो इसमें हमारे पास जो पी ड्रग आएगी इस कंडीशन में दैट इज डाइजॉक्सिन। सेकंड सिनेरियो में हमारे पास 50 years old मैन कम्स टू emergency room with complaint of painful swelling knee joints. The joints are warm and tender. RA factor is positive, means rheumatoid arthritis है उसको। He is diagnosed as a case of rheumatoid arthritis. अब इसमें क्या करते हैं, सिनेरियो को आपने रीड करना है और सवालों के जवाब देने हैं। पी ड्रग फॉर रिलीफ ऑफ सिम्टम्स, यहाँ क्या लफ्ज़ यूज है, रिलीफ ऑफ सिम्टम्स इन दिस पेशेंट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पी ड्रग क्या होगा, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में
ड्रग मॉडिफाइंग ड्रग्स कौन सी होती है? ये थर्ड वाला है। पी ड्रग हमारा फर्स्ट वन सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। इसका मैकेनिज्म क्या होगा जो पी ड्रग आप यूज़ करोगे? और डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स कौन सी हो सकती है इसमें? अब पायरोक्सिकैम और डाइक्लोफेनिक सोडियम जो है आपकी पी ड्रग होगी इसमें। DMRDs क्या हैं? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है और मेथोट्रेक्सेट है। अब पायरोक्सिकैम या डाइक्लोफेनिक का मैकेनिज्म क्या होगा? नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है, इनहिबिट पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिकोसाइड माइग्रेशन को करते हैं, ऑक्सीजन रेडिकल को डिक्रीज प्रोडक्शन करते हैं और इनहिबिट लिम्फोसाइट प्रोडक्शन। ये इसका सिनेरियो होगा। थर्ड वन है Mr. Usman, 25 years old, come to OPD with history of high-grade fever for last 1 week. On examination, pulse is 72, temperature 103. Blood picture shows leukopenia. Vidal test is positive. So diagnosed as a case of typhoid fever. यहाँ पे जो विडाल का टेस्ट यूज़ किया गया ये प्रीवियस लिटरेचर्स में हमारे था। आजकल विडाल को इतनी जो वेटेज जो है वो नहीं दी जाती, रादर देन इसमें टाइफाइड कल्चर जो है वो प्रेफरेबल टेस्ट है। एनी हो, यहाँ पे हमने क्या करना है? स्नेरियो को रीड करना है। पी ड्रग इसमें बतानी है आपने टाइफाइड के हवाले से, उसका मैकेनिज्म क्या है और अल्टरनेटिव ड्रग्स दो कौन सी हो सकती हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग ऑफ चॉइस है एंटेरिक के हवाले से, टाइफाइड के हवाले से। मैकेनिज्म आप इसका ऑलरेडी जानते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास हो सकती हैं मॉक्सिसिलिन 750 मिलीग्राम BID, कोट्राइमेक्साजोल 2 टेबलेट्स BID, सेफ्ट्राइक्सोन और सेफ्रोटेक्सियम और अजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम OD।